हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं से एक्सरसाइज 6 बैंड, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि समरूप और सर्वांगसम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समरूप और सर्वांगसम के बारे में बेसिकली हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक है आपका 6.1 से, जो कक्षा 10वीं में आपके ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी भी वृत्त अथवा वर्ग अथवा त्रिभुज के समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कोष्टकों में कहा जा रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। ठीक है, तो हमें रिक्त स्थान को यहाँ पे भरना है। पहला क्वेश्चन, हमें सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या वो समरूपीय सर्वांगसम होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जान लीजिए कि सभी वृत्त, जितने भी वृत्त हैं ना, वो क्या होंगे, सब समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। समरूप का मतलब हो गया कि हमारा सिर्फ देखने में वो एक तरह का हो। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा एक का सिक्का हम लोग बना देते हैं, एक का कॉइन। ठीक है, ये हम लोग एक का कॉइन बना देते हैं। ठीक है, और दूसरे हम लोग क्या करते हैं, फिर 10 का कॉइन बना लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया। ये 10 का कॉइन है। ठीक है, 10 का कॉइन है। ये एक का कॉइन है। अब इसमें समरूपता है। क्या है दोस्तों? समरूपता है। इस दोनों की क्या होगा, दोनों का जो रोटेशन है वो 360 डिग्री का ही होगा। इसका भी 360 और इसका भी 360 का होगा। ठीक है, ये थोड़ा छोटा और ये बड़ा होगा। और बिल्कुल क्या है, एक कॉमन चीज़ जो है, ये दोनों क्या है, राउंडेड शेप है, अर्थात सर्कल है। क्या है? तो ये दोनों क्या है, तो सभी वृत्त, जितने भी वृत्त होंगे, चाहे बड़ा ले लीजिए चाहे छोटा ले लीजिए, जितने भी वृत्त क्या होंगे, वो समरूप होंगे। चाहे आप चूड़ी ले लीजिए या बड़ा सा आप टायर ले लीजिए, वो सब में एक खूबी है क्या, कि वो सर्कल है, अर्थात गोल है। हाँ, उसका जो अंदर का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या छोटा और त्रिज्या बड़ा हो सकता है। अर्थात छोटे वाले का त्रिज्या छोटा और बड़े वाले का त्रिज्या बड़ा होगा। इसकी परिधि जो होगी, वो परिधि भी क्या होगा, परिधि इसका छोटा होगा और इसका परिधि क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। तो इसका जो है शक्ल बिल्कुल सेम होगा, लेकिन क्या होगा दोस्तों, इसका आकार जो है छोटा और बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्या आई होप कि आपको वृत्त में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सभी वृत्त क्या होंगे दोस्तों, हमारे पास सभी वृत्त समरूप होंगे। क्या होंगे? सभी वृत्त हमारे पास क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, और सर्वांगसम के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम वो होगा जिसके सभी अंग समान होंगे। क्या होंगे? सभी अंग समान होंगे। सर्वांगसम और समरूप दोनों अलग अलग चीज़ है दोस्तों। सर्वांगसम में क्या होना है कि एक, मान लीजिए क्या है, एक वृत्त है और दूसरा वृत्त क्या है, उसी को ढक लेगा पूरा। क्या है, मान लेते हैं एक वृत्त है और दूसरा वृत्त भी जब हम उसके ऊपर रखेंगे, दूसरा वृत्त भी, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर से इस प्रकार से इसको ढक लेगा बिल्कुल से, कोई भी स्पेस खाली नहीं रहेगा, या छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं। सर्वांगसम अर्थात उसके सभी अंग सभी पार्ट बराबर होंगे, तब वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, आपके समरूप और सर्वांगसम में आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा हमसे पूछ रहा, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं? सभी वर्ग। तो वर्ग कहने से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, वर्ग का नाम जैसे ही आता है तो वर्ग का मतलब होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसका चारों कोण समकोण होता है। ठीक है, चारों कोण समकोण होता है, अर्थात पूरा जो है इसका एंगल चारों मिला के कितना बना लेता है, ये 9 चौके 36, 360 डिग्री का कोण बना लेता है। जितना एक वृत्त जो है, पूरा सर्कल, पूरे जिसके अंतः कोणों का योग जो होता है वृत्त के, वो 360 डिग्री का होता है। उसी प्रकार हमारे पास जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, वर्ग हमारे पास ये भी 360 डिग्री का इसका पूरा चारों कोण मिलके बनाता है। ठीक है, तो वर्ग का भी दोस्तों बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका आकार अलग अलग हो सकता है, इसकी भुजा की जो है लंबाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका शेप, यानी कि शेप जो है, बनावट जो है, बिल्कुल सेम होगा, अर्थात सिमिलर होगा, यानी कि समरूप होगा। तो हमारे पास देखें कि वृत्त भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसका त्रिज्या और परिधि छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन शेप बिल्कुल क्या होगा, सिमिलर होगा, बिल्कुल मिलता जुलता होगा। उसी प्रकार हमारे पास वर्ग में भी
शेप इसका जो है बिल्कुल सेम होगा, बस इसका क्या होगा, साइज जो है अलग अलग हो सकता है। इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर तो इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। तो शेप बिल्कुल सेम होगा, यानी कि शक्ल मान लेते हैं क्या होगा कि कहेगा कि आप और आपके दोनों छोटे भाई बिल्कुल एक तरह दिखते हैं। तो बिल्कुल एक तरह दिखते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे बराबर होगा या मेरे हाइट के बराबर होगा या मेरे एज का होगा या वेट का होगा, ठीक है। शक्ल मिलता है, मेरा समरूप है, अर्थात मेरी तरह दिखता है, ठीक है ना। तो उसकी उम्र, उसकी हाइट, वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी किस तरह के त्रिभुज जो होंगे समरूप होंगे। दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि त्रिभुज हमारा जो है कई तरह का होता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी त्रिभुज तभी समरूप होंगे, क्या होंगे, सभी त्रिभुज सभी समरूप होंगे जब समबाहु होंगे। क्या होंगे दोस्तों, समबाहु होंगे, ठीक है। समबाहु का अर्थ है कि उसके सभी भुजा क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग ये बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज हम लोग ये बना लेते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज तभी होगा जब मान लेते हैं इसकी भुजा 2 2 2 और इसकी भुजा भी क्या होगा 2 और 2। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु, सम का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल इक्वल होगा। बाहु मतलब, बहु का मतलब होता है, बाहु का मतलब भुजा होता है, ठीक है। जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। अब त्रिभुज की समरूपता के कुछ कसौटियाँ होती है जो आप लोग 9 में ज़रूर पढ़े होंगे। तो उस कसौटी को जब पूरा करेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो सब क्या होगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला शर्त ये है त्रिभुज की समरूपता के, मतलब एक त्रिभुज का तीनों कोण, यानी कि इसका कोण ये, इसका कोण ये, इसका कोण ये और इसका कोण ये, इसका कोण ये और इसका कोण ये, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब समरूप होंगे तो बिल्कुल क्या होंगे, जब तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर हो तो बिल्कुल क्या होंगे, समरूप होंगे एकदम। दूसरी शर्त इसमें ये बताई जाती है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात हमारे पास मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं और क्या होगा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा 2.5 है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 3 और यहाँ इसका 5 है। इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी त्रिभुज मान लेते हैं, इसको पी क्यू और आर मान लेते हैं, ठीक है। जबकि इसका जो है हम लोग 6 10 और 5 मान लेते हैं इसकी भुजा की, ठीक है, लंबाई है। अब इसका रेशियो जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। रेशियो यदि बराबर है दोस्तों तो क्या होगा, हमारा त्रिभुज समरूप होगा। जैसे इसका रेशियो हम लोग देखते हैं। अब इसमें दोस्तों ये कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ जो भुजा ले रहा हूँ और इस त्रिभुज का भी वही भुजा लूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस त्रिभुज में जो है क्या करना है, इस त्रिभुज की जो भुजा है और यहाँ जो जो भुजा है उसके अनुपात में आ रहा है उसे हम ले लेंगे, ठीक है। और यदि कोण को डिफाइन कर दिया है, ठीक है, यदि कोण को डिफाइन कर दिया है तब तो सिंपल हो जाता है, उस कोण के सामने की भुजा ले लेना है, ठीक है। और यहाँ भी उस कोण के सामने की भुजा ले लेना है। यदि कोण डिफाइन नहीं किया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अनुपात बराबर करके देख लेना है। तो जैसे यहाँ हम ले लेते हैं सबसे पहले ए बी अपॉन का, ठीक है, ए बी अपॉन का हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ क्यू आर, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, फिर हम लोग ले लेते हैं ए सी अपॉन का पी क्यू, ए सी अपॉन का पी क्यू इज इक्वल टू, फिर हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, बी सी अपॉन का क्या ले लेते हैं पी आर, ठीक है, पी आर। इस सब को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल एक सेम क्या होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बिल्कुल क्या होगा, इसका सेम जो है अनुपात आएगा। तो यहाँ 2.5 अपॉन का आएगा हमारा क्यू आर जो है, यहाँ क्या है क्यू आर 5 है,
इज इक्वल टू में हमारा क्या है ए सी हमारा 3 है अपॉन का पी क्यू अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 6। उसके बाद हमारा क्या है बी सी, तो बी सी हमारा क्या है यहाँ पे 5 अपॉन का हमारे पास क्या आएगा पी आर हमारे पास 10 है। तो इसको देखते हैं, 2 दूना 5 हो जाता है, 2 कम 2 दूना 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हम लोग देखते हैं इसका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका रेशियो देख रहे हैं बिल्कुल समान है, अर्थात 1:2, 1:2 और 1:2 है इसका रेशियो। तो जब रेशियो बिल्कुल पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती हो, ठीक है, तो वो भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। और वर्ग का तो मैंने क्लियर बता ही दिया था कि ये भी क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, सभी वर्ग क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। और सभी जो है समबाहु त्रिभुज जो भी होंगे, समबाहु त्रिभुज जो भी होंगे वो समरूप होंगे। उसके अलावा भी मैंने बता दिया है कि त्रिभुज समरूप किस किस स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, जब उसके तीनों कोण बराबर हो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण, तो वो भी समरूप होंगे। दूसरा मैंने बताया था कि आपके जो है एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समान अनुपाती हो, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, वो भी समरूप हो जाएंगे। तीसरा जो है इसका एक क्वालिटी और है कि वो त्रिभुज कब समरूप होगा, तो त्रिभुज समरूप होगा तो एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे क्या है त्रिभुज है और एक और हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, इसको ए बी सी मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा कब, जब एक त्रिभुज का कम से कम एक कोण दिया हो। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज में क्या है कह रहा हो, ठीक है, कि उसका एक कोण के वो बराबर हो। ठीक है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो। जैसे इस कोण को जो बना रहा है इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस कोण के बारे में बोला गया। मान लेते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे ये 70 डिग्री का कोण, तो इस कोण को जो बना रहा 70 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे ए है। इस कोण को बनाने के लिए कौन कौन भुजाएं मिल रहा है, ए बी और ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी, यहाँ जो है ए बी, और इसका जो इस कोण को जो बना रहा है इसका भुजा, इस कोण को जो है क्यू कोण को जो बना रहा है इसमें पी क्यू और क्यू आर भुजा बन रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को बनाने के लिए भुजा पी क्यू और क्यू आर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमको इसका भुजा लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू हमने ले लिया इज इक्वल टू, और इस भुजा में जो है एक ए सी है, क्या है ए सी अपॉन का हम लोग क्या करें, इस एंगल को बना रहा है क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पे क्यू आर ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों क्या है, जब पहले त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, जब पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया। ठीक है, और उसको बनाने वाली भुजा जो है ए बी ए सी, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे क्यू आर, ये दोनों का रेशियो जो होगा ना बिल्कुल समान होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे। बहुभुज अर्थात 3 भुजाओं से अधिक का कोई भी हम चित्र बना लेते हैं, अर्थात चतुर्भुज ले लेते हैं, पंचभुज या षष्ठभुज कोई भी हम लोग बना लेते हैं, वो क्या होगा दोस्तों, बहुभुज हमारा आएगा। ठीक है, उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर। अब भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग चतुर्भुज ले लेते हैं, समांतर चतुर्भुज या कोई भी ले लेते हैं, उसको क्या करेंगे, उसका जो हम लोग बनाएंगे बिल्कुल ये जो सेकंड वाला मैंने बताया था आपको, उसका रेशियो बिल्कुल रेशियो बराबर कर देना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, उनके संगत कोण तो सबसे पहले बराबर होने चाहिए। ठीक है, संगत कोण बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बराबर वाला है, तो उसके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपाती हो। ठीक है दोस्तों, ये जो समानुपाती है वो समानुपाती होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है आप अपने 1 नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को
रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, ठीक है। जितनी बार चाहे उसे देख सकते हैं। आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।